फर्जी एनकाउंटर साबित होता है तो कितने साल की सजा तक का प्रावधान है इसमें? देखिए, इसमें आजीवन कारावास तक का प्रोविज़न है। जो पुलिस वालों का यदि पाया गया कि पुलिस वालों ने ये फर्जी एनकाउंटर किया है, जानबूझकर एनकाउंटर किया है, तो उनके लिए भी वही प्रावधान है जो एक आम अपराधी के लिए होता है, बल्कि उससे ज़्यादा है, क्योंकि अदालतें उस मामले को बड़ी सीरियसली लेती हैं कि पुलिस वाले ही यदि कानून को तोड़कर इस तरह के फर्जी एनकाउंटर करेंगे तो किस तरह होगा। बिहार का भरत तिवारी एनकाउंटर इस समय सवालों के घेरे में है। परिवार की जो मांग है, परिवार कह रहा है कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। पूरे एनकाउंटर को फर्जी बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी वेदभूषण शर्मा जी हमारे साथ है, बातचीत करेंगे कि इस एनकाउंटर को कैसे देखते हैं। क्या कहेंगे सर, आपकी नज़र में एनकाउंटर असली है या फेक है? देखिए, असली और नकली इसमें नहीं सवाल पैदा होता। सवाल ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की हैं, जो कानून और सिस्टम में बनाए गए हैं, वो ये हैं कि इसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वो भी इसमें अपनी जांच करेगा। एक स्टेट गवर्नमेंट उसको इन तमाम मामलों के ऊपर अपनी रिपोर्ट देगी। उसके अलावा इसमें एक मजिस्ट्रेट जांच का एक प्रावधान है। मजिस्ट्रेट जो इलाके का होगा, जो कि पुलिस से अलग डिपार्टमेंट होता है, सिविल डिपार्टमेंट, वो लोग इसमें अपनी जाँच करते हैं। उसके अलावा ये, क्योंकि इसमें 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है, जब तक वो इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो जाए और उसमें तमाम जो अरेस्ट और जितने भी प्रोसीजर है पूरे ना हो जाए, तो किसी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल है। परंतु जिस तरह से एनकाउंटर हुआ है, जिसको लेकर तमाम सवाल हो रहे हैं, वो राजनीतिक पार्टियों के अपने मंशा हो सकते हैं, परंतु जो एनकाउंटर का जहाँ तक सवाल है, जिस तरह से भरत भूषण तिवारी एक नंगी रिवॉल्वर लेकर, उसमें असला था या नहीं था, कार्टिज थे या नहीं थे, ये एक जांच का विषय है। परंतु जिस तरह से वो धमका रहा है और अपनी बात को मनवाने की कोशिश कर रहा है, तो एक सवाल पैदा होता है उसके खुद के अपने ऊपर कि वो असला लाया कहाँ से, क्या वो नक्सलाइट था, क्या उसके पीछे और भी काफ़ी लोग हैं। तमाम जांच का विषय है। जांच की अभी बिल्कुल एक शुरुआत हुई है, क्योंकि इसमें जो गाइडलाइंस हैं, उसमें जो पोस्टमार्टम किया जाता है उसकी भी वीडियोग्राफी की जाती है। इसकी जो जाँच होती है, मजिस्ट्रेट अपने एंगल से, तमाम एंगल से जाँच करते हैं और इसमें तमाम तरह की फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आएंगी और जो तमाम जो इसके जो ऑनलाइन इसने फेसबुक पर किया है, क्योंकि फेसबुक में एक चीज़ ज़रूर क्लियर हो रही है कि जब वो उसने तमाम एक डिस्कशन के बाद में, बातचीत के बाद में उसने अपनी गन फेंक दी है, उसके बाद में वो शांत हो गया है, उसका ऑफलाइन हो गया या उसके पीछे कुछ हुआ है। तो उस बीच में क्या हुआ कि क्या उसने, ये कहा जा रहा है, दोबारा गन उठा ली है, पुलिस वालों को गोली मारने की कोशिश की गई, इस क्रम के अंदर सेल्फ डिफेंस ने, पुलिस ने गोली चलाई, तो अभी मामला विचाराधीन है। और लेकिन कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था सर, इसलिए कहा जा रहा है कि क्या एनकाउंटर जरूरी था? इतनी ज़्यादा पुलिस थी, 50 से ज़्यादा पुलिस थी, पकड़ सकती थी उसको? नहीं, ऐसा हम मौके पर नहीं थे, ना कोई इसका चश्मदीद गवाह इस चीज़ को कह रहा है, क्योंकि पुलिस और केवल भरत भूषण तिवारी थे, इसलिए इसको किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता कि कुछ कौन गलत था और कौन सही था। परंतु ये इतना जरूर है कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें कोई भी आदमी हथियार उठाकर अपनी बात मनवाने के लिए इस तरह से पुलिस को या सिस्टम को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। इस तरह से कोई भी कॉकरोच पार्टी वाले हैं, कोई भी गन लेके कहीं भी घूमेंगे, हमारी बात मान ली जाए, तो इस तरह की स्टेट नहीं है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसमें तमाम जो साधन है, कोर्ट है, अदालत है, तमाम तरह के सिस्टम्स बने हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, तमाम तरह की कोर्ट्स बिहार के अंदर मौजूद है, वहाँ अपनी बात रखी जा सकती है। आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, जिस तरह कॉकरोच पार्टी अपना धरना प्रदर्शन कर रही है, तो तमाम ऑप्शन आपके पास खुले हुए हैं। परंतु आप रिवॉल्वर लहरा कर क्या आप एक्सटॉर्शन करना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं स्टेट को, तो जो जांच की प्रक्रिया है, वो जांच की प्रक्रिया बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी। बिहार के लोग कह रहे हैं कि सिस्टम से परेशान हो गया था। बिहार के लोग तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद से भरत तिवारी की तुलना कर रहे हैं। अब बिल्कुल ना वो भगत सिंह है ना वो आज़ाद है, क्योंकि वो अपराधी को हम अब वो नहीं कह सकते कि उसको भगत सिंह की उपाधि दे दें या आज़ाद चंद्रशेखर की उपाधि देते हैं। उन्होंने देश के लिए जान दी थी। ये जिस तरह से ये चीज़ें कर रहा है, वो उनसे नहीं लगता कि वो देश के हित की बात कर रहा था। किसी कानून को वो मानता नहीं, किस तरह से वो हाईजैक करना चाहता है तमाम सिस्टम को, तमाम बातें कह रहा है। उसकी बात सही हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसको अपने इलाके की समस्या थी, बाढ़ की समस्या थी, या वो चाहता था कि उसमें सरकार कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ले, काम करे, उसके हिसाब से काम करे। वो तमाम ऑप्शन उसके पास खुले हुए थे, परंतु जो उसने रास्ता अख्तियार किया वो वाकई में बड़ा एक शर्मनाक और बड़ा सिस्टम को हिलाने वाला था। इसलिए जो उसको गोली मारी गई
क्या पुलिस ने कोई एरर ऑफ जजमेंट था, गलती से पुलिस से लगी या सही मारी गई। यदि सही मारी गई, यदि वो ऐसा जंजाल बन गया था सिस्टम के लिए, और तो इसलिए कहते हैं ना, जब अंग के अंदर कोई ऐसा कैंसर लग जाए तो उसको अंकुर दिया जाता है। पर सर माफिया थोड़ा सा सवाल तो ये उठते हैं ना, माफिया नहीं हो, परंतु एक आदमी सिस्टम को हाईजैक करने लगे तो इसके लिए ये बिल्कुल, इसमें कोई गलत नहीं है कि उन्होंने गलत किया पुलिस ने। बिल्कुल मैं जस्टिफाइड मानता हूं पुलिस की बात को। यदि कोई ऐसी परिस्थिति थी कि वो पुलिस वाले को मार सकता था या उसने कोशिश की थी, क्योंकि उस बीच का जो किसी सोशल मीडिया पर वो चीज़ नहीं है, जब उसने गन फेंकी है उसके बाद वो कोई उसका रिकॉर्ड वहाँ पर नहीं है। वो तमाम चीज़ें फॉरेंसिक जांच होगी, उसके मोबाइल की जांच होगी, और जो फेसबुक का जो ऑफिस है वो हमारी आपकी पकड़ से बाहर है, वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। वो तमाम रिकॉर्ड जब वहाँ से मंगाया जाएगा तो वो जो बीच का वैक्यूम में पता लगेगा गन फेंकने के बाद में, क्या उसने सरेंडर करने की कोशिश की थी, क्या उसने दोबारा कोई गन उठाई थी, या किस तरह से वो ब्लैकमेलिंग करना चाहता था। क्योंकि एक वीडियो आ रही है जिसमें अपने घर के ऊपर लेटा हुआ है और पुलिस वाले बात कर रहे हैं और हाथ में उसके गन लगी हुई है। तो ये तमाम चीज़ें अभी जांच का विषय है। उससे पहले की क्या घटनाएं रही हैं, क्या उसके साथ में पुलिस का कारण रहा कि पुलिस इतने एक्सट्रीम पर चली गई कि फायरिंग होगी। अब उस मामले में एसएचओ और 3 लोगों को उनके निलंबित कर दिया गया, सस्पेंशन कर दिया गया है, क्योंकि फेयर जांच के लिए एक पहला स्टेप होता है कि जो भी अधिकारी हैं उनको उस जगह से हटा दिया जाए। सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर एनकाउंटर सही था तो उनको निलंबित क्यों किया गया? देखिए, निलंबन एक प्रक्रिया के तहत किया गया। गोली का जवाब नहीं हो गोली नहीं हो सकती। कोई सरकार उनको नहीं मार सकती कि उन्होंने गोली मारी है तो सरकार भी अपने आदमियों को कहेगी इन पुलिस वालों से निपटा दीजिए। उसका एक सिस्टम है पूरा, उनके खिलाफ भी एक मुकदमा है। चूंकि वेस्टियल जांच होगी, तमाम एंगल जांच की जाएगी, और ऐसा नहीं है कि पहले इस तरह के एनकाउंटर्स में पुलिस वालों को सजा नहीं हुई। दिल्ली में ही बहुत मशहूर केस हुआ था जिसमें राठी जो एसीपी रैंक के अफसर थे 24 साल जेल में रहकर पीछे अभी निकल कर आए। और बहुत से हिंदुस्तान में ऐसे एनकाउंटर हुए हैं जिनमें पुलिस की गलती पाई गई है और पुलिस वाले सजा हुए। बहुत लंबे टाइम तक उनको कटघरे में खड़ा किया गया, उनके खिलाफ ट्रायल किए गए, उनको सजा किया गया। इसलिए तमाम अदालतों पर, तमाम सिस्टम पर विश्वास रखना चाहिए। राजनीतिक लोगों के अपने मंसूबे हो सकते हैं, सोशल मीडिया पर चटकारे लेने के लिए लोग डिफरेंट तरीके से उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं, परंतु जो सिस्टम है वो उसी हिसाब से काम करेगा जिस हिसाब से कानून बनाया गया है, एसओपी बनाई गई है, इस बारे में कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो सबको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए कि क्या हुआ उस टाइम पर, क्या कोई एरर का जजमेंट था या मिस्टेकन कोई या एक्सीडेंटली कोई फायर हो गया। वो तमाम चीज़ें जांच के बाद पता लगेंगी, क्योंकि वो गोली जहाँ जहाँ लगी है, उसकी बॉडी में, पैर में लगी है, कहाँ पर लगी है, वो तमाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा। तो इसलिए अभी जल्दबाजी होगा किसी नतीजे पर पहुँचना। अगर फर्जी एनकाउंटर साबित होता है तो कितने साल की सजा तक का प्रावधान है इसमें? देखिए, इसमें आजीवन कारावास तक का प्रोविजन है। जो पुलिस वालों का यदि पाया गया कि पुलिस वालों ने ये फर्जी एनकाउंटर किया है, जानबूझकर एनकाउंटर किया है, तो उनके लिए भी वही प्रावधान है जो एक आम अपराधी के लिए होता है, बल्कि उससे ज़्यादा है। क्योंकि अदालतें उस मामले को बड़ी सीरियसली लेती हैं कि पुलिस वाले ही यदि कानून को तोड़कर इस तरह के फर्जी एनकाउंटर करेंगे तो किस तरह होगा। परंतु आपको याद होगा कि विकास दुबे का भी एनकाउंटर हुआ था, उस पर भी बहुत सवाल उठे थे। बहुत सारे इस तरह के एनकाउंटर यूपी में हुए, लंगड़ा ऑपरेशन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जरूर जाता है कि यदि इस तरह से कानून को अपने हाथ में, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे कोई और पब्लिक का, चाहे भरत भूषण तिवारी ही क्यों ना हो, यदि कानून हाथ में लेंगे तो उनका हश्र खतरनाक हो सकता है। लेकिन सर, विकास दुबे भरत तिवारी में तो अंतर है ना। विकास दुबे ने तो बहुत सारे पुलिस वालों की हत्या की थी, गोली चलाई थी। भरत तिवारी ने तो किसी की हत्या नहीं की। हाँ बिल्कुल, ये इसका एक पैमाना नहीं हो सकता कि उसने चूंकि हत्या नहीं की है इसलिए उसके कानून अलग हैं, और जो विकास दुबे था उसके लिए कानून का सबके लिए एक ही जो सिस्टम है उसी हिसाब से अदालत निर्णय करती हैं। पुलिस वालों के लिए बल्कि ज़्यादा सीरियसली इस तरह के ऑफेंसेस को लिया जाता है। इसलिए थोड़ा इंतजार करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन तीनों केसेस की पूरी होकर चार्जशीट आ जाए, उसमें कौन कौन लोग गिरफ्तार होंगे। ये तमाम चीज़ें एक दिलचस्प का मामला है कि किस तरह से ये चीज़ें देखी जाती हैं। आपको नहीं लगता सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए था भरत तिवारी को? देखिए, सुधरने का मौका इसमें हम बैठकर टीवी डिबेट में डिसाइड नहीं कर सकते। सुधरने का मौका देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए थे। वहाँ सर्कमस्टांसिस क्या थे, मौके पर क्या थे, ना मैं था मौके पर, ना कोई सोशल मीडिया का आदमी मौजूद था। वहाँ क्या हालात थे, पुलिस को किन हालात चलानी पड़ी, तो ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा, या कोई चश्मदीद गवाह है वो इसको बता सकता है। क्योंकि वो तो भरत भूषण तिवारी तो इज नो मोर, हालांकि उनको अस्पताल ले आया गया, तब तक वो जिंदा थे, परंतु जब उनको शिफ्ट किया गया उस दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तो इसलिए किसी निष्कर्ष पर अभी नहीं पहुंचा जा सकता।